सभी को राधे राधे। आज बहुत दिन बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें बीएनएस स्टार्ट कर रही हूँ और बीएनएस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है और इसका क्रमांक 45 है और इसको स्वीकृति जो मिली थी वो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और उसके बाद यह 1 जुलाई से यह प्रवर्त हो गया था। 1 जुलाई 2024 से यह प्रवर्त हो गया था। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य का पढ़ेंगे कि यह जो भारतीय न्याय संहिता है यह क्यों बनाई गई और क्यों इसमें संशोधन किया गया। अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन, संशोधन करने, उससे संबंध या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम। और यह भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो गया था। मतलब जब से यह गणतंत्र के बाद यह 14वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अध्याय वन में पढ़ेंगे। अध्याय वन में सबसे पहले की धारा 1 है, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है और दूसरा क्लॉज है कि यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों की भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। क्लॉज 3 है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब प्रत्येक वह व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल या तो कोई ऐसा कार्य करे या उसका जो कार्य है उसके लोप के लिए अगर वह अपराध करता है तो वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। चाहे वह कहीं भी निवासित हो तब भी वह इसी संहिता के भारत का नागरिक होने पर वह इसी संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसके बाद क्लॉज 4 है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। भले ही उसने भारत के बाहर रहकर वह अपराध किया हो, भारत से परे रहकर वह अपराध किया हो, परंतु उसको दंडित ऐसे किया जाएगा कि जैसे उसने भारत में रहकर ही उसने वह अपराध किया हो। 5वां है कि इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। दूसरा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पौध या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अव्यवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू होता है। और इसमें स्पष्टीकरण है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले कि जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। भले ही उसने वह अपराध भारत के बाहर किया हो या भारत के परे कर दिया हो, तब भी उसको दंडित
जो भारत में जो विचारित है, जो विधि है उस भारत में भारत के अधीन जो संहिता है उसके अधीन ही दंडित किया जाएगा। इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभ्युदय जन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो एक स्थान विशेष के लिए जो और बनाई गई जो विधियां हैं उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसके बाद दूसरी सेक्शन है इसमें परिभाषाएं। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। सबसे पहले इसमें कार्य को परिभाषित किया गया है और कार्य में वही सब चीज़ें आएंगी जो कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य करने का। दूसरा है जीव जंतु। जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है। शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह शिशु की कैटेगरी में शामिल होता है। चौथा है कूटकरण। कोई व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से बनाता है या इस आशय से करता है कि वह खुद यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा जो प्रवंचना की जाएगी वह कूटकरण करता है, वही यह कहा जाता है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो। मतलब सबसे पहले अगर उसने जो कूटकरण किया है तो नकल ठीक वैसी भले ही ना हो तब भी वह कूटकरण होगा। दूसरा कि जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और ऐसा सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो सकता है कि यह वही चीज़ है। जब तक कि प्रतिकूल साबित ना हो जाए यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश्य बनाता है कि उसका आशय इस सदृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था, वह यह संभावित जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। मतलब उसको पता था कि वह नकल कर रहा है, तो वह कूटकरण कहलाएगा। पांचवा है न्यायालय। न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया हो, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है वह अभिप्रेत है। मतलब न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत होता है जो न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि के द्वारा उसको नियुक्त किया गया है, और कोई न्यायाधीश निकाय भी इसके अंतर्गत आते हैं। छठवां है कि मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल ना हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। इसके बाद है बेईमानी। इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह क्या कहलाएगा? बेईमानी। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, अक्षरों पर, अंकों पर, चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया है, तो इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायत हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। मतलब कि दस्तावेज में वह सभी चीज़ें आएंगी जिसको किसी भी पदार्थ पर, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह धातु हो, चाहे वह कोई पेड़ या फिर पत्थर हो, जो कुछ भी किसी भी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के द्वारा उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया, मतलब उनको वर्णित किया गया है, तो
वो दस्तावेज जो आते हैं। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे। इसके बाद इसमें स्पष्टीकरण है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के आश्रित हैं या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। सबसे पहले जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है कि किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, दस्तावेज है। फिर इसके बाद बैंक कार्ड पर दिया गया चेक भी एक दस्तावेज है, क्योंकि इसमें भी मुख्तारनामा भी एक दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सकेगा, वह भी एक दस्तावेज है। इसके बाद जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, वह भी दस्तावेज है। इसके बाद पढ़ेंगे कपटपूर्वक। कपटपूर्वक से आशय है कि कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है। मतलब उसके मन में जो कपट की जो आशय आ चुका है, वह कपट पूर्वक कहलाएगा। इसके बाद लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे सद्भावपूर्वक। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं कही जा सकती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास से की गई। मतलब इसको नेगेटिव डिफाइन किया गया है कि सद्भावपूर्वक कोई बात सद्भावपूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं कही जाती। मतलब उसको जब तक उसमें सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है तो वह सद्भावपूर्वक नहीं होगी। मतलब जो इसको रख कर की गई है, सम्यक सतर्कता को रख कर की गई है और पूरी तरीके से ध्यान से की गई है, तो वह सद्भावपूर्वक में आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे संश्रय। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार की हों या नहीं हो जिस प्रकार से इस खंड में प्रगणित है, पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित होता है। मतलब संश्रय वो कहलाता है कि जैसे कोई एक अपराधी है, उसको पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति को अपने घर में रखना, उसको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो प्रदान करना और उसकी सहायता करना बचने के लिए, तो वह संश्रय कहलाएगा। क्षति से कोई भी अफहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है। अब इसके बाद कल अवैध और करने के लिए वैध रूप से आवत, इसको मैं कल करूँगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।